कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ पहले समझ लो डेफिनेशन, उसके बाद है ना इसका क्या है वो बताते हैं। डेफिनेशन समझने का प्रयास करो, बहुत आसान डेफिनेशन है, याद भी यही करोगे। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। थोड़ा तोड़ करके याद करो, डेफिनेशन याद हो जाएगा। यहाँ से ऐसे पढ़ना है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, रुकना थोड़ा सा होगा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, इसलिए यहाँ पर क्या दे रहे हैं कॉमा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ रुकना होगा। और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना है ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, है ना, एक साथ यहाँ से पढ़ना अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। फिर ऊपर के स्टार्ट करना द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, उसके बाद आगे बढ़ाना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर हुआ? फिर से एक बार याद करो, क्या कैसे याद करोगे? अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, हल्का रुकना, उसके बाद the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। अब हिंदी में याद करो, कूलॉम के नियम के अनुसार, ये रुकना यहाँ पर, कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती। कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। बताओ कूलॉम्स लॉ जब लगेगा तो किस पर लगाओगे? दो आवेशों के बीच। कूलॉम्स लॉ कहाँ अप्लाई करना है? दो आवेशों, दो चार्ज के बीच अप्लाई करना है। कूलॉम्स लॉ कहाँ लगाना है? दो चार्ज के बीच लगता है, दो आवेश के बीच लगता है। तो मान लेते हैं एक चार्ज है Q1 और दूसरी चार्ज क्या है सर? Q2 है। एक चार्ज है सर Q1 और दूसरी चार्ज क्या है Q2, और इनके बीच की दूरी मान लो कितना है? आप इनके बीच की दूरी को R मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं। दो आवेश है, एक Q1 और दूसरा क्या है Q2 है। कूलॉम्स कहता है कि दो आवेशों को अगर कुछ दूरी पर रखोगे तो उनके बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या फिर रिपल्सिव फोर्स। सर कब लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स? जब दो चार्जेस और दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हो, एक प्लस और एक माइनस, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। यस सर। सर अगर दोनों प्लस है तो बोलो कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। अगर दोनों माइनस है तो बोलो कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। हमें ये तो पहले से पता था कि अगर दो चार्जेस है तो उन्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, लेकिन सर कितना लगेगा ये हम लोग को पता नहीं था। ये बात किसने बताया? कूलॉम्स ने बताया है ना। ये बात किसने बताया? कूलॉम्स ने, कि अगर दो चार्जेस को कुछ दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच फोर्स लगता है, लेकिन कितना लगेगा ये कूलॉम्स ने बताया सर। मान लो दो चार्जेस है Q1 और दूसरा क्या है सर Q2 है, इनको कितना दूरी पर रखा गया है? R दूरी पर रखा गया है। दूरी कहाँ से लेते हैं? तो चार्जेस के सेंटर से, चार्जेस के सेंटर से। इसलिए बाद में बताएंगे कि कूलॉम्स लॉ को सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। कूलॉम्स के है ना लोग लिखवाएंगे या इसका प्रॉपर्टी लिखवाएंगे तो बताएंगे कूलॉम्स को क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं सर? क्योंकि जो भी डिस्टेंस लेते हैं वो दोनों चार्जेस के कहां से लेते हैं? सेंटर से। कहां से? सेंटर से। ऐसा थोड़ी कर दोगे कि सर एक चार्ज है, दूसरा ये चार्ज है और दूरी ये वाला है, ये दूरी लेना है। सर ये दूरी भी तो ले सकते थे ना, सर ये दूरी भी तो हम लोग ले सकते थे ना, सर हम लोग दूरी ये भी ले सकते हैं, ये भी दूरी ले सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं। तो इसमें से कौन सा दूरी? और ये सभी दूरी अलग अलग हो सकता है, तो हम लोग को दूरी कौन सा लेना है सर? सेंटर से। कहाँ से? सेंटर से। अभी तो चेंज नहीं होगा, सेंटर से लेना है। इसीलिए कूलॉम्स के नियम को हम लोग सेंट्रल
फोर्स भी कहते हैं, कूलम्ब फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स, कूलम्बिक फोर्स को सेंट्रल फोर्स के नाम से जानते हैं। अब बात आता है सर डिफरेंस। कूलम्ब्स ने क्या कहा, कूलम्ब्स ने कहा सर कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बता एक चार्ज अगर Q1 है, दूसरा चार्ज अगर Q2 है, तो इनका प्रोडक्ट यानी गुणनफल कैसे निकालोगे, Q1 into Q2 करके, Q1 into Q2। तो अगर दो चार्जेस है, इनके बीच का दूरी दिया हुआ है और दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, एक का Q1 दूसरे का Q2, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, according to कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियम के अनुसार, कूलम्ब के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, कूलम्ब के नियम के अनुसार बताना क्या लिखेंगे सर, दोनों आवेशों पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, Q1 और Q2 के गुणनफल का, Q1 और Q2 का गुणनफल का। इसको रिलेशन 1 मान लो, इसका रिलेशन 1 मान लो, कि फर्स्ट रिलेशन आया। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कहता है इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इनके दूरी के वर्ग के विरुद्ध समानुपाती, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बताओ क्या लिखोगे, इनवर्सली का मतलब 1 बटा करके लिखोगे सर, किसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस r है तो इसका स्क्वायर करो, r स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको रिलेशन 2 मान लेते हैं। अब बताओ फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बोलो क्या लिखोगे, f इज प्रोपोर्शनल टू, सर जो ऊपर में रहेगा Q1 into Q2 उसको ऊपर लिखो और नीचे जो उसको क्या करोगे, नीचे लिखो Q1 Q2 by r स्क्वायर। सर नियम क्या कहता है फिजिक्स का कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा उसको हटाएंगे तो इक्वल का साइन और इसकी जगह पर एक कांस्टेंट k लिखोगे, Q1 Q2 by r स्क्वायर, Q1 Q2 by बोलो क्या हो जाएगा r स्क्वायर, Q1 Q2 by r स्क्वायर। ये क्या है, ये बोलो क्या है, यहाँ हमारा k है कांस्टेंट, k का मतलब कांस्टेंट, इसको नियतांक कहते हैं, नियतांक क्या कहोगे, कांस्टेंट। इसका एक और नाम है, तुम इसको कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, विद्युत स्थितिकी नियतांक, विद्युत स्थितिकी नियतांक, या इसका एक और नाम है कूलम्बिक कांस्टेंट कह सकते हैं, कूलम्बिक कांस्टेंट, कूलम्बिक कांस्टेंट, कूलम्ब का नियतांक कह सकते हैं, कूलम्बिक कांस्टेंट कूलम्ब का नियतांक कह सकते हैं। अब देखो कि का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका वैल्यू होगा 9 गुना 10 का पावर 9, 9 गुना 10 का पावर 9 होता है, 9 गुना 10 का पावर 9। k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में लिखोगे तो 9 गुना 10 का पावर 9, एप्सिलॉन नॉट आगे बताएंगे क्या होता है, साइलेंट पर हम पर अलग से चर्चा करना है कि साइलेंट क्या होता है, इसको परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो वो अगला टॉपिक हो जाएगा कि परमिटिविटी क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। फिलहाल अभी समझोगे कि k का वैल्यू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और न्यूमेरिकल वैल्यू 9 गुना 10 का पावर 9। k क्या है सर, यूनिट, k क्या है कूलम्बिक कांस्टेंट कह सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कह सकते हो। अब देखो यहाँ पर लिख रहे हैं यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ k, k का यूनिट कैसे निकाल सकते हो, यूनिट ऑफ, अच्छा यूनिट निकालना है तो कैसे निकालोगे, यूनिट निकालना है तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला यूज करो निकल जाएगा। जैसे बताओ
we know that F is equal to K Q1 Q2 by R स्क्वायर। हमको तो K निकालना है सर। हमको क्या निकालना है? K। तो एक काम करो, K को छोड़ दो, बाकी इसको इस साइड लाओ और यहाँ इसको डिवाइड कर दो। क्या हो जाएगा? F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। यही होगा क्या? अब यूनिट यहीं से लिख सकते हो। बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखोगे और नीचे चार्ज का कूलम, दो को चार्ज है सर तो कूलम स्क्वायर कर दो। क्या लिखोगे? बोलो के का यूनिट क्या आ गया सर? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सर कई बार इसका अगर मान लो इसका डायमेंशन पूछते हैं, क्या बोलते हैं? डायमेंशन नीमा अगर पूछ रहे सर, अगर इसका डायमेंशन नीमा पूछते थोड़ा सिंपल होता है, फोर्स का होता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी का पावर -2, एम एल टी का पावर -2। फिर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का होता है एल स्क्वायर। डिस्टेंस का क्या होता है? एल। तो यहाँ पर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय चार्ज का होता है A। देखो चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q बटा T होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू T। ये हमारा चार्ज हो गया। करंट का A होता है और टाइम का T होता है, तो AT होगा। तो इसकी जगह पर लिखेंगे AT, लेकिन दो बार आ रहा है सर, दो बार। तो A स्क्वायर T स्क्वायर, A स्क्वायर T स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? देखो यहाँ पर एल का पावर 1 और 2 कितना हो गया? 3 सर। अब देखो t का पावर 2 और ऊपर में ही -2 है, ऊपर जाएगा तो -2, t का पावर -4 लिखना पड़ेगा और a स्क्वायर है ऊपर जाके a का पावर -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे होता है। इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का होता है mlt का पावर -2। फिर इसके बाद डिस्टेंस है तो l स्क्वायर। फिर चार्ज का होता है at, 2 है इसलिए a स्क्वायर t स्क्वायर। फिर सभी को ऊपर लेकर चल जाओगे तो ml का पावर 3, t का पावर -4 और a का पावर -4। ये किसका हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a का। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। आगे सुनना, हमारे पास फॉर्मूला क्या है सर? f इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? k q1 q2 बाई r स्क्वायर। अभी देखें कि k का वैल्यू क्या होता है? 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग जानते हैं कि k का वैल्यू क्या होता है? 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट। एक बात बताओ कि अगर यहाँ से हम निकालना चाहें, देखो इसका वैल्यू 9 गुना 10 का पावर 9 गुना 10 का पावर 9। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि सर 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा वो 9 गुना 10 का पावर 9 देख सकते हो क्या? 9 गुना 10 का पावर 9 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना पड़ जाए, इसका एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट को देखो कहाँ लेके चल जाएंगे? एप्सिलॉन नॉट को सर हम लोग यहाँ लेके चले आएंगे, है कि नहीं? और इसको सर यहाँ डिवाइड में कर दो। तो क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई गुना 9 गुना 10 का पावर 9। अब बताओ 9 में 4 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा सर? 36। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 36 पाई इंटू 10 का पावर 9। 36 पाई इंटू 10 का पावर 9। ये एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते हैं, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। अब इसको सर सोल्व करोगे, पाई का वैल्यू 22/7 रख करके सोल्व करोगे तो वैल्यू आता है 8.85 10 टू द पावर -12। 10 टू द पावर -12। सर अब एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा वहां लिखना पड़ेगा। एक बार चेक करो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट का यूनिट अगर हमें लिखना होगा, देखो यहाँ पर यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकाल लेते हैं। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट बताओ फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 बाई जिसका निकालना है उसको अकेले रखोगे, बाकी सबको एक साथ रखोगे। जिसका निकालना है उसका अकेले। अब एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेके आओ, अब फोर्स को इसकी जगह पर रख दो, फोर्स को इसकी जगह पर रखो सर, आराम से निकल जाएगा। देखो
यहाँ पर अब साइलेंट नोट को ऊपर लेके चला है तो 1/4 इंटू फोर्स, बाकी एज इट इज गिवन टू 2/r²। इसका यूनिट निकल गया सर, देखो कैसे निकलेगा। ऊपर में चार्ज 2 है तो कूलम स्क्वायर, नीचे सर फोर्स का यूनिट न्यूटन, 4 का तो होगा नहीं, डिस्टेंस का तो मीटर स्क्वायर। क्या आ गया सर यूनिट? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट निकालने आया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी का एक और नाम इसी को फैराड पर मीटर कहते हैं। आगे इस चीज को हम जिक्र करेंगे फैराड पर मीटर कैसे आता है, ठीक है। फैराड पर मीटर कैसे आता है, तो बोलते हैं फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर सर, है ना। डायमेंशन निकालना है, बहुत इजी है सर। अगर इसका तुमको क्या निकालना है? डायमेंशन। क्या निकालना है? डायमेंशन। हालांकि ये सब पूछेगा नहीं, डायमेंशन वगैरह ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन बाय चांस अगर पूछे, है ना, सेटर जो है क्वेश्चन सेट करने वाला उसका दिमाग ज्यादा चल जाए, है ना, तब क्या करोगे? तब डायमेंशन निकालना सीख लेते हैं। क्या दिक्कत है भाई इसमें डायमेंशन निकालना? जैसे उसका निकाले थे के का, वैसे इसका भी निकाल सकते हैं। बहुत आसान। बोलो कूलम स्क्वायर है तो यहाँ क्या लिखोगे? a स्क्वायर t स्क्वायर, a स्क्वायर चार्ज है ना ऊपर, ऊपर में क्या तुम्हारा चार्ज q1 into q2 का, तो a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय तो नीचे क्या है सर? और नीचे फोर्स है क्योंकि 1/4 तो क्या है? कांस्टेंट है, उसका आंसर नहीं होगा। फोर्स का होता है n l t का पावर -2, l t का पावर -2। उसके बाद बताओ नीचे क्या है? डिस्टेंस, तो a स्क्वायर हो जाएगा क्या सर? अब बताओ अगर इसको सोल्व कर लेंगे तो बताओ m ऊपर लेके चलेंगे तो m का पावर -1, m का पावर l का पावर 1 है और यहाँ 2 है तो 3 ऊपर जाएगा तो -3। उसके बाद t का पावर -2 ऊपर जाएगा तो t का पावर 4 हो जाएगा, माइनस जाएगा तो +2 4, और उसके बाद a का पावर 2 पहले से ऊपर है, इसको लिखोगे। ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4, a का पावर 4। ये याद नहीं करना, डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं करना, यूनिट भी याद नहीं करना, निकालना। तो याद करोगे तो भूल जाओगे, याद करोगे भूलोगे और फिर समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम कॉन्सेप्ट पता है कि सर इसका यूनिट और डायमेंशन को निकालने आता है तो बस फार्मूला पता होना चाहिए, F = K/2/r²। तुम इससे k का निकाल सकते हो, साइलेंट नोट निकाल सकते हो, यूनिट कुछ यूनिट निकाल सकते हो, डायमेंशन कुछ डायमेंशन निकाल सकते हो। लेकिन जहां याद करोगे तो कंफ्यूजन सर इसमें क्या होगा? तो ये याद होना चीज है, नहीं होगा याद। आज याद करोगे कल भूलोगे। अच्छा याद कर भी लेंगे तो सर ये वाला किसका था और इसके पहले वाला किसका था, ये वाला किसका था सर, ये किसका होगा और ये किसका होगा? बोलो दोनों याद करने और दोनों में कंफ्यूज, इसलिए बढ़िया है याद ना करेंगे कैसे निकाले हैं इसे, ठीक है ना, फिर कभी भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताओ अब साइलेंट नोट का जो वैल्यू लिखे हैं 1/36/10⁹, या इसको सोल्व करने के बाद आया है क्या? इसकी जगह हम फैराड पर मीटर लिख सकते हैं लोग सर, फैराड पर मीटर लिख सकते हैं। तो ये साइलेंट नोट का वैल्यू होता है, सबको आ गया समझ में, है ना। इसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे कि सर साइलेंट नोट क्या है, इसको परमिटिविटी कहते हैं। तो परमिटिविटी देखना है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी देखना है और रिलेटिव परमिटिविटी देखना है। इससे पहले इसको नोट करो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी निरपेक्ष विद्युत पारगम्यता। एब्सोल्यूट परमिटिविटी इंग्लिश को क्या कहोगे? निरपेक्ष विद्युत पारगम्यता, निरपेक्ष विद्युत पारगम्यता। पारगम्यता हिंदी में भी क्लियर है, अंग्रेजी में भी क्लियर है। अंग्रेजी में मतलब याद रखो परमिट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? परमिट। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पारगम्यता, पार करने की शक्ति। परमिट मतलब अलाउ करना, पार का मतलब पार करना। देखो परमिट का मतलब है कि किसी मीडियम का एक क्षमता, किसी मीडियम का माध्यम का क्षमता जो अलाउ करेगा कि हमसे होकर कितना विद्युतीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकता है। ये किसी मीडियम का क्या होता है? एबिलिटी होता है, क्षमता होता है। मीडियम हम किसको कह रहे हैं? मीडियम का मतलब माध्यम होता है, मीडियम का मतलब माध्यम होता है, मीडियम का मतलब सर माध्यम। अब चार्ज देखो हो सकता है हम चार्ज को हवा में रखें, चार्ज को कहाँ रखें? हवा में। हो सकता है चार्ज को हम वाटर में रखें,
पानी में रख सकता है ना। Yes, sir. चार्ज को हम बेंजीन में रखें सर, चार्ज को सर हम ईथर में रखें सर, अलग अलग जगहों पर तो चार्ज को हम रख सकते हैं। Yes, sir. तो ये जहाँ रख रहे हो ना वही क्या उसके लिए मीडियम है, क्या है मीडियम, माध्यम है। चार्ज जहाँ पर रखा गया है उसके लिए क्या है माध्यम है सर, मीडियम है। हवा एक माध्यम हो सकता है, जल माध्यम हो सकता है, बेंजीन, ईथर, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब क्या हो सकता है माध्यम हो सकता है जहाँ चार्ज को रखो। और ये पता है सबको, देखो अगर कोई बॉडी है और ये चार्ज है तो इसकी चारों तरफ जब ये रेस्ट में रहता है, रुका हुआ रहता है, तो इसकी चारों तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और विद्युतीय क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का यूज करते हैं। जिस लाइन का यूज करते हैं इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, विद्युतीय क्षेत्र रेखा कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र रेखा। अब देखो अगर किसी चार्ज को कहीं किसी मीडियम में रख रहे हो तो उस मीडियम की एक अपनी क्षमता होता है जो ये बताएगा कि हमसे होकर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। अगर किसी मीडियम से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रहा है तो उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू ज्यादा होगा, और अगर कम पास कर रहा है या नहीं पास कर रहा है तो उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू कम होता है। डेफिनेशन समझोगे क्या कहता है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, मतलब स्पष्ट लिखा गया है ये किसी माध्यम का गुण होता है, किसी माध्यम का गुण होता है। दैट डिटरमाइंस, जो ये डिटरमाइन करता है, बताता है कि हाउ मच एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पास थ्रू इट, कि उस मीडियम से होकर के कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर सकता है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी सर किसी मीडियम का वह प्रॉपर्टी है जो यह बताता है कि उससे होकर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा। निरपेक्ष विद्युत पारगम्यता क्या है? किसी माध्यम की वह क्षमता, वह गुण है जिससे वह विद्युत क्षेत्र को अपने अंदर से होकर गुजरने देगा, जिससे वो अपने अंदर से होकर के विद्युत क्षेत्र को गुजरने देता है। जिसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू ज्यादा, उससे ज्यादा विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा सर। जिसका कम होगा उससे क्या होगा, कम पास करता है। It measures the ability of substance to permit electric line of force. यह मेजर करता है ना, ज्ञात करता है कि उस सब्सटेंस से कितना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं पास कर सकता है। एग्जांपल के साथ समझना। देखो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक इस तरह का मीडियम है सर, ये कोई मीडियम कुछ भी हो सकता है ना, इसका एक डायग्राम से ऐसे बता रहा है। एक मीडियम ये है ना, मान लीजिए पूरा सरफेस एक मीडियम मान रहे हैं, पूरा ये सरफेस आगे होगा और एक इसको मान लेते हैं, एक इसको मान लेते हैं ऐसे करके, दूसरा इसको मीडियम मान लेते हैं। चार्ज हमारा ये है और ये क्या है, पूरा मीडियम है। एक मीडियम इस सरफेस को मान रहे हैं, दूसरा मीडियम इधर मान लेते हैं। चार्ज हमने यहाँ रखा, चार्ज यहाँ रखोगे तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड ऐसे पास करेगा, यहाँ से निकलेगा और इससे जाएगा, है ना। जब चार्ज यहाँ रखोगे तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा वो इस सरफेस से तो पास करेगा, तो इसकी जो होगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू हाई होगा। लेकिन जब यहाँ रख रहे हो तो क्या इधर से पास करेगा नहीं, तो इस वाले मीडियम को क्या कह देंगे, इसका जो होगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू लो होगा सर। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो अगर हमने कोई चार्ज यहाँ रखा है ना, कोई चार्ज रखा तो इससे यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड को पास करेगा सर, पास करेगा विद्युतीय क्षेत्र रेखा, लेकिन इससे पास करेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर इसके लिए हाई परमिटिविटी और इसके लिए क्या हो जाएगा, लो परमिटिविटी। तो सर सिंपल है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसको कहोगे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, किसी मीडियम का वह प्रॉपर्टी that determines how much electric field can pass through it, इसलिए बताता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास कर सकता है। या इसको ऐसे लिख सकते हो, it measures the ability of a substance to permit electric line of force, है ना। ये क्षमता होता है जो अपने से होकर के इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को पास होने के लिए अलाउ करता है सर। जहां से ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करेगा उसका होता है परमिटिविटी का वैल्यू हाई, जहां से कम पास करेगा वहां लो होता है। निरपेक्ष विद्युत पारगम्यता क्या है, किसी माध्यम की वह क्षमता या गुण जिससे वह विद्युतीय क्षेत्र को अपने अंदर से होकर गुजरने देता है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से, किससे सर, एप्सिलॉन से, किससे, एप्सिलॉन। ई लिखना है लेकिन ऐसे कर्सिव में,
ई लिखोगे लेकिन कैसे लिखोगे, कर्सिव में से लिखोगे। इसको एप्सिलॉन से दर्शाया जाता है, किससे लिखोगे, एप्सिलॉन से। बात आ रहा है समझ में? चलो अब एक बात बताना, ये एप्सिलॉन होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है, वो किसी भी मीडियम के लिए होता है, किसी भी मीडियम के लिए एप्सिलॉन है। लेकिन अगर हम बात करें कि सर फ्री स्पेस अर्थात वैक्यूम या एयर के लिए भी कह सकते हैं, फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर के लिए भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बात जब आता है एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए, तब यहाँ पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी को एप्सिलॉन से नहीं एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन लिखोगे, नीचे जीरो लगाओगे, छोटा सा इसमें, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट। तो वैक्यूम के लिए इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैक्यूम यानी जहां हवा भी नहीं होता उसको क्या कहते हैं, वैक्यूम, इसको निर्वात कहते हैं। तो निर्वात के लिए इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको किससे दिखाएंगे, एप्सिलॉन नॉट। निर्वात के लिए क्या कहेंगे, इसको एप्सिलॉन नॉट। और अभी बताया था कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताओ कितना होता है, 8.854 10 का पावर -12 फैराड पर मीटर। क्लियर हुआ? तो ये हमारा था एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब बात आता है रिलेटिव परमिटिविटी किसको कहते हैं, इसमें किसी को दिक्कत है? उसके बाद द्वारा रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष विद्युत पारगम्यता, सापेक्ष विद्युत पारगम्यता, रिलेटिव परमिटिविटी। ये बड़ा आसान होता है। हमने कहा देखो किसी भी मीडियम के लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी को किससे दिखाते हैं, एप्सिलॉन से, और फ्री स्पेस के लिए किससे दिखाते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी मीडियम का और एब्सोल्यूट परमिटिविटी फ्री स्पेस का, उसका रेशियो निकाल दोगे तो यही कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब किसी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी फ्री स्पेस के परमिटिविटी से कितना ज्यादा है, इसको बताने के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का प्रयोग करते हैं। मान लो हमने लिखा 10/2, तो हम कह सकते हैं कि 10 जो है वो 2 से कितना गुना है, 5 गुना ज्यादा है। अगर हमने लिखा सर 30 और नीचे लिख दें 6, मान लो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, कितना 3। अब यहाँ से पूछेंगे बताओ 3 से कितना गुना है, तो 10 गुना है। कितना है, 10 गुना है। तो इसी तरह से हम तुमसे पूछे कि एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या होता है सर, ये बताता है कि किसी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी फ्री स्पेस के परमिटिविटी से कितना गुना है, ये बताने का काम करता है। डिफाइन कैसे करोगे रिलेटिव परमिटिविटी को, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आसान सा डेफिनेशन क्या है, आसान सा डेफिनेशन। रिलेटिव परमिटिविटी जिसको ER से रिप्रेजेंट करना है, the ratio of the absolute permittivity of a medium to the permittivity of free space। definition बड़ी याद है, एकदम आसान है। अरे definition को जान है? नो सर, नहीं सर, एकदम आसान है, कुछ नहीं है सर। किसी माध्यम का विद्युत पारगम्यता और फ्री स्पेस के विद्युत पारगम्यता का अनुपात निकालोगे तो क्या कहलाएगा, सापेक्ष विद्युत पारगम्यता कहलाता है। बड़ी आसान है। किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युत पारगम्यता और निर्वात की पारगम्यता के अनुपात को क्या कहते हैं, सापेक्ष विद्युत पारगम्यता कहते हैं। किसी माध्यम का निरपेक्ष विद्युत पारगम्यता जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और निर्वात की पारगम्यता मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसके अनुपात को क्या कहोगे, सापेक्ष विद्युत पारगम्यता कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब देखो रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम है, इसी को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको K से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? ये कोलॉम्बिक कांस्टेंट नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, थोड़ा है ना, वो देखना अपना कहां पर काम जा रहा है। अगर फोर्स की बात करेंगे तो कोलॉम्बिक कांस्टेंट है, और नहीं तो यहाँ पर जा रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको भी K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग सब्सटेंस के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग होगा। क्लियर है? मीडियम चेंज करेगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी चेंज करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी चेंज करता है। और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होगा, क्यों सर?
क्योंकि देखो एप्सिलॉन आर को ही हम लोग के कहेंगे, एप्सिलॉन आर को क्या कहेंगे के, और इसका वैल्यू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों रेशियो है तो कट जाएगा यूनिट, रेशियो है तो यूनिट क्या हो जाएगा, कट जाएगा सर, तो यूनिट लेस होगा, क्या हो जाएगा ये यूनिट लेस, यूनिट लेस है तो डायमेंशन भी नहीं होगा, यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन की बात भी लोग नहीं करेंगे, इसे डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक कहते हैं और इसका कोई मात्रक और दिमाग नहीं होता। बताओ अगर हमने बात किया रिलेटिव परमिटिविटी का, किसका, रिलेटिव परमिटिविटी, इक्वेशन बहुत सिंपल है, याद कर लोगे, द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, किसी माध्यम का निरपेक्ष विद्युत पारगम्यता और निर्वात की पारगम्यता के अनुपात को क्या कहते हैं, सापेक्ष विद्युत पारगम्यता कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं, एप्सिलॉन आर से, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसी ईआर को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केस रेखा हो गया, और के का मतलब क्या है, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर कैसे निकलता है सर, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट से, कैसे निकलता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट से, जहां एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, माध्यम का निरपेक्ष विद्युत पारगम्यता, और एप्सिलॉन नॉट क्या है सर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कोई दिक्कत इसमें, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, डायमेंशन लेस, क्या होता है, डायमेंशन लेस, और यूनिट लेस होता है।